इतिहास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राजा किसान और नगर, जो कि पूरे इतिहास में सबसे बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, शुंग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, पन के बारे में, हर एक साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न बन सकता है उस सारे प्रश्नों को यहाँ पर कराने वाले हैं। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा 100% वो हम लोग का पढ़ाया हुआ रहेगा। आप लोग आराम से बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने कोई बात नहीं, बस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखने का फायदा होगा। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर। सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? हम सब जानते हैं वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पूछा गया कि सातवाहन वंश के जितने भी राजा हैं वो सभी किस वर्ण से था? तो आप लोग राइट आंसर लगाओगे कि सातवाहन वंश के जितने भी शासक है वो सभी आपका ब्राह्मण से था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश की शुरुआत किसने किया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिमुक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सिमुक। तो ये जो सिमुक है इन्होंने ही सातवाहन वंश की शुरुआत किया था। जिस तरह से हर्यक वंश की शुरुआत बिंबिसार ने किया, मौर्य वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो उसी तरह सातवाहन वंश की जो शुरुआत है वो सिमुक ने किया था। और सातवाहन वंश के जितने भी राजा है वो सभी ब्राह्मण थे। और देखिए ये क्वेश्चन आपको 2026 में पूछा गया है। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सातवाहन शासक किस वर्ण से थे? तो बिल्कुल राइट आंसर ब्राह्मण हो जाएगा। वही क्वेश्चन दोबारा है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, एक किताब है जिस किताब का नाम है मनुस्मृति। और ये जो मनुस्मृति है इसके लेखक कौन है? तो उसका नाम है मनु। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो मनुस्मृति है इसको कब से कब तक लिखा गया था? तो याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति किताब को लिखा गया था। अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये बताइए ये जो महाभारत है, महाभारत इसको कब से कब तक लिखा गया? तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो महाभारत है इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? उसका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास जो कि महाभारत के रचनाकार है। और महाभारत को कब से कब तक लिखा गया है? तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 1000 साल। तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच महाभारत को लिखा गया था। उसी तरह मनुस्मृति को 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। उसी तरह से एक और किताब के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है। टोटल कितना वेद है? 4 वेद है, जिसमें से सबसे पुरानी वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद को कब से कब तक लिखा गया? तो याद रखिएगा 1500 से 1000 के बीच, है ना। तो 1500 से 1000 के बीच ऋग्वेद को, 500 से 500 के बीच महाभारत को, 200 से 200 के बीच मनुस्मृति को। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों ये जो अष्टाध्यायी है इसके लेखक है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। अगर हम आपसे पूछेंगे कि जल्दी से बताइए ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इसके लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है उनका नाम है कौटिल्य, या इसी को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य कह दीजिए या चाणक्य कह दीजिए, ये कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है। उसी तरह से एक और किताब है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन है? उसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। उसी तरह से ये जो अष्टाध्यायी है इसके लेखक कौन है? पाणिनि। क्या नाम है उसका? पाणिनि। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पतंजलि किसका लेखक है प्यारे बच्चों? तो पतंजलि जो है ये महाभाष्य का लेखक है, महाभाष्य। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये पतंजलि किसका लेखक है, आप कहोगे महाभाष्य। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आप कहोगे पाणिनि। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बताइए ये जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आप क्या कहोगे? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से कालिदास की भी 2 किताब के बारे में पूछा जाता है। कालिदास का 2 किताब, एक किताब का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान, क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। उसी तरह से एक और किताब है जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्र। क्या नाम है? मालविकाग्नि मित्र।
मालविकाग्नि मित्र, तो मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो एक बार हम आपसे रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले बताइए यहां पर क्वेश्चन क्या था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। पतंजलि किसके लेखक है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक और मालविकाग्नि मित्र के लेखक कालिदास है। तो कालिदास की 2 किताब के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कहोगे कालिदास। मालविकाग्नि मित्र इसके लेखक कौन है? आप कहोगे कालिदास गिनी। तो ये जो रास तरंगनी है इसके लेखक कौन है? तो उसका नाम है कल्हन। क्या नाम है? कल्हन। रास तरंगनी के लेखक कौन है? कल्हन। और ये जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक कौन है? विशाखादत्त। चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एक चीनी यात्री था जिनका नाम था वेनसोंग। ये किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन डी। एक और यात्री के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है फाहयान। ये फाहयान जो है, ये फाहयान है ना, एक और यात्री है जिसका नाम है फाहयान। तो ये जो फाहयान है प्यारे बच्चों, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो फाहयान है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय हम लोग लिख देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन पूछ दिएगा कि बताइए ये जो चीनी यात्री वेनसोंग है ये किसके शासनकाल में आया था? आप कहोगे हर्षवर्धन। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फाहयान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो वेनसोंग है ये भारत कब आया था? तो आप कहोगे 7वीं सदी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फाहयान है ये किसके शासनकाल, ये जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये कब आया था? 5वीं सदी में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए 2026 में पूछा गया है कि चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन कब आया? 7वीं सदी में। उसी तरह से एक है फाहयान, ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और कब आया? 5वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जो चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत किया था। तो बताइए सबसे पहले ये जो मौर्य वंश है इसकी शुरुआत किसने किया? तो मौर्य वंश की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत किया था, कब किया था? 322 ईसा पूर्व में, है ना। ईसा पूर्व को हम लोग बीसी लिख देते हैं। तो मौर्य वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से था? जैन धर्म से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को अपनाया था, किसने कहा था इसको? बताइए किसने कहा था? तो उसका नाम था भद्रबाहु, याद रखना, ठीक। चलो, तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का मानने वाला था? वो जैन धर्म का मानने वाला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना किया था 322 में। कहीं कहीं पे 321 भी लिखा हुआ है, याद रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, ये भी याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है ना। वहीं पे उपवास करके इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अभी हमने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि जैन धर्म से था, इनकी जो मृत्यु है वो हुआ था श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है कि ये जो तक्षशिला है, अच्छा तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो कहोगे गांधार। तो गांधार की राजधानी का ही नाम था तक्षशिला। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं जैसे कि चाणक्य है ना, चाणक्य के बारे में जानते हैं, जैसे कि चाणक्य हो गया, जैसे कि जीवक हो गया, जीवक, तो जीवक, चाणक्य, ये सभी लोग कहां पढ़े थे? इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। बाकी तक्षशिला जो है ये किस महाजनपद की राजधानी है? गांधार। टोटल महाजनपद की संख्या कितना था? तो टोटल 16 महाजनपद था। 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम क्या था? उसका नाम था मगध। और ये जो मगध महाजनपद है इसकी स्थापना किसने किया? उसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि जो बिंबिसार है इसकी स्थापना कब किया था? 544 ईसा पूर्व में, ठीक। तो बिंबिसार ने मगध की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किया था। बाकी तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ऑप्शन डी जो लगा रहे हैं एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो देखिए अशोक का जितना भी अभिलेख मिला है उस अभिलेख में ज्यादातर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि बताइए भारत में अशोक का जितना भी अभिलेख मिला है वहां पर कौन सा लिपि का इस्तेमाल हुआ, कौन सा भाषा? तो आप कहोगे ब्राह्मी। अच्छा, पाकिस्तान में जो अभिलेख का मिला है, पाकिस्तान में वहां पर कौन सा भाषा इस्तेमाल हुआ है? खरोष्टी।
और वहीं पे अफगानिस्तान, क्योंकि आपको पता है मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था, म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, है ना। तो अफगानिस्तान में जो भी अभिलेख मिला है उन अभिलेखों में यूनानी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में जो भी अभिलेख मिला है उन अभिलेखों में खरोष्टी भाषा प्रयोग हुआ है। भारत में जो भी अभिलेख मिला है उन अभिलेख में ब्राह्मी भाषा इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा कि जो अशोक का अभिलेख है उसमें कौन सा लिपि का इस्तेमाल हुआ है, तो राइट आंसर यहां पर आप लगा दोगे ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख 3 प्रकार का होता था, आप सबको पता होगा। एक तो सबसे पहले शिलालेख, उसके बाद स्तंभलेख, उसके बाद गुहालेख। बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा था, तो प्यारे बच्चों बाणभट्ट ने एक किताब लिखा हर्षचरित, ये किस भाषा में लिखा था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत। ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम क्या था, तो 16 टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम था मगध। यही मगध जो महाजनपद है इसकी शुरुआत प्यारे बच्चों बिंबिसार ने किया था। क्या नाम था, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो कि मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिंबिसार है ये किस वंश से था, तो बिंबिसार जो है ये आपका हर्यक वंश से था। और ये मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, मगध महाजनपद की स्थापना, डेट याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व में, है ना। यही है बिंबिसार, याद रखिएगा। बिंबिसार के बाद जो दूसरा राजा बना उसका नाम क्या था, उसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का बेटा था, ये हर्यक वंश का दूसरा राजा बना। फिर अजात शत्रु के बाद जो राजा बना उसका नाम था उदयीन। और ये उदयीन कौन है प्यारे बच्चों, वही उदयीन जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि अजात शत्रु कौन है, तो आपको पता है एक टोटल महाजनपद था, तो एक महाजनपद था, एक जगह था जिसका नाम था वज्जी। वज्जी, तो ये जो वज्जी है, वज्जी इसको कौन जीता था, अजात शत्रु ही जीता था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु के समय ही पहला बौद्ध संगीति हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूट डालो नीति किसने शुरू किया था, सबसे पहले फूट डालो नीति अंग्रेजों ने नहीं, अंग्रेज तो लड़ाता ही था आपस में, लेकिन फूट डालो नीति की शुरुआत अजात शत्रु ने ही किया था। और अजात शत्रु जो है ना, वज्जी को जीतने के लिए 2 हथियार का इस्तेमाल किया था। एक हथियार जिसका नाम है रथ मूसल, रथ मूसल। तो रथ मूसल नामक हथियार का इस्तेमाल किसने किया, अजात शत्रु ने। एक और हथियार था जिसका नाम था महाशिलाकंटक। क्या नाम है, महाशिलाकंटक। तो ये जो महाशिलाकंटक है, इस हथियार का इस्तेमाल जो है ये भी अजात शत्रु ने किया था। तो ये 3 राजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले 16 महाजनपद, इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो मगध था। मगध की शुरुआत बिंबिसार ने किया था। कहा जाता है कि 80,000 कितना गांव, 80,000 गांवों को मिलाकर के बिंबिसार ने मगध की स्थापना किया था। और बिंबिसार किसका समकालीन माना जाता है, गौतम बुद्ध का। तो याद रखिएगा जब बिंबिसार इस दुनिया में था उस समय गौतम बुद्ध इस दुनिया में था, गौतम बुद्ध भी इस दुनिया में था, इसलिए बिंबिसार को गौतम बुद्ध का समकालीन कहा जाता है। बिंबिसार के बाद उसका बेटा राजा बना अजातशत्रु, जो कि वज्जी को जीता था, जो कि 2 हथियार का इस्तेमाल किया, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, और जो कि फूट डालो नीति को अपनाया था। यही अजातशत्रु, इसी के समय पे पहला बौद्ध संगीति हुआ था। उसके बाद जो राजा बना उदयीन, जो कि अजातशत्रु का ही बेटा था। और उदयीन कौन, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। तो यहां पर राइट आंसर आपका मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा था, अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था, है ना। और इसी को सबसे महान शासक कहा जाता है। अशोक को ही पियदस्सी कहा जाता है, पियदस्सी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पियदस्सी किसका नाम था, अशोक का नाम था। और ये मौर्य वंश का तीसरा राजा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो याद रखिए ये जो मौर्य वंश है इसका अंतिम राजा का नाम था वृद्धरथ। क्या नाम था, वृद्धरथ। और मौर्य वंश का पहला राजा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि मौर्य वंश का पहला शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था वृद्धरथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान क्या था, कौन था, तो देखिए टकसाल एक जगह का नाम था, है ना। टकसाल क्या, एक जगह का नाम था। और वहां के जो प्रधान होते थे उसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी, तो जब मौर्य वंश की शुरुआत हुआ था उस वक्त में मौर्य वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित था। अब पूछा गया ये जो मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य है ये कहां पर था, तो कलिंग राज्य जो है प्यारे बच्चों ये आपका उड़ीसा में था। आपको पता है कलिंग एक जगह का नाम है और यहाँ पर एक युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, जिस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है, कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कलिंग का युद्ध है ये कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, अशोक की।
यानी ये युद्ध कौन जीत गया था? अशोक जीत गया था। कहा जाता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। तो 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध में। और इसी युद्ध के बाद अशोक का जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां पर है? तो आप कहोगे उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका 16 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता का मतलब होता है जो टैक्स वगैरह जमा करता था। तो जल्दी से बताइए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता मतलब टैक्स वगैरह, कर वगैरह कौन जमा करता था? तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। मौर्य काल में बराहदे क्या था? बराहदे, बराहदे का मतलब होता है भूमिदान। तो मौर्य काल में भूमिदान किया जाता था, उसी को कहा जाता है बराहदे। तो 18 का राइट आंसर जो भी सी लगाए हैं एकदम सही है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो प्यारे बच्चों, जो अशोक है ना, वो पहले जैन धर्म से था, क्योंकि आपको पता है अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से था। तो अशोक भी जैन धर्म से था। लेकिन कलिंग का जो युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, इस युद्ध के बाद जो अशोक है वो जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बताइए अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? तो आप कहोगे बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म को श्रीलंका में कौन फैलाया? तो अशोक का बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा, इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया। तो अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, किसके कहने पर? उपगुप्त के कहने पर। क्या नाम था? उपगुप्त। उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा? तो याद रखिएगा सिन्हल द्वीप, श्रीलंका। तो अशोक ने अपना बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा, इन दोनों को इस धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? तो हम सब जानते हैं अशोक मौर्य वंश से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मौर्य वंश का तीसरा राजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? भिक्षु का मतलब होता है साधु। जैसे हिंदू धर्म में साधु होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भिक्षु होता है। तो बताइए अशोक किसके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था? वो तो था जैन धर्म से। तो याद रखिएगा उसी का नाम है उपगुप्त। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आप सबको पता है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये जो समुद्रगुप्त है, जो कि गुप्त वंश से था, इनकी जो तुलना है प्यारे बच्चों, वो नेपोलियन से किया जाता है। किससे? नेपोलियन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो समुद्रगुप्त है इसी को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र। सिक्का में वीणा बजाते हुए कौन सा शासक था? तो ये जो समुद्रगुप्त है इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। क्या बजाते हुए? वीणा। तो 23 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? यानी सबसे अच्छा काम वही है जिससे प्रजा सुखी हो और खुश हो, यानी लोग खुश हो, राजा से लोग खुश हो। तो ये बात कौटिल्य ने कहा था, वही कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र किताब को लिखा। तो किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी है वो थी तोशाली। कलिंग की राजधानी कहां पर थी? तोशाली। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है इसके लेखक है मेगास्थनीज। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे चाणक्य, ये किसके लेखक है? तो हमने कहा कि अर्थशास्त्र की जो लेखक है उनका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो लेखक है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? चाणक्य। लेकिन इंडिका एक किताब है, इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में कुछ सवाल पूछा जाता है, जैसे मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज जो है ये यूनान का रहने वाला था, यूनान, है ना। मेगास्थनीज जो भारत आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा था उसी समय जो है मेगास्थनीज भारत आया था। अच्छा, उसको भारत किसने भेजा था, यानी यूनान किसने भेजा था? तो यूनान का राजा ने। यूनान का राजा का नाम क्या था? सेल्यूकस। तो याद रखिएगा यूनान का जो राजा था ना उसका नाम था सेल्यूकस। तो यूनान का राजा जो सेल्यूकस था वही चंद्रगुप्त इसको मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अच्छा, याद रखिएगा ये जो मेगास्थनीज है ये क्या था? एक राजदूत था, राजदूत यानी राजा का खबर को पहुंचाने वाला। ठीक, तो याद रखिएगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था और यूनान का राजा सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी भारत भेजा मौर्य काल में। और वो मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था, है ना। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी बेटी से शादी किया था? सेल्यूकस की बेटी से। उसका नाम था हेलेना। हेलेना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो प्यारे बच्चों किताब है वृत्त कथा मंजरी। तो ये जो वृत्त कथा मंजरी है इसके लेखक क्षेमेंद्र है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? अभी हमने कहा कि एक बहुत ही महान शासक था जिनका नाम था समुद्रगुप्त, जिसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो जब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य था, जब यहाँ पर गुप्त काल चल रहा था, उस समय हस्ती सेना का जो प्रधान है उसको कहा जाता था महापिलुपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो ये जो आर्यभट्ट है ये प्यारे बच्चों पटना का रहने वाला था, जिन्होंने जीरो का खोज किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर नगर था, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन नगर कहा जाता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युगीन नगर कहा जाता है। फिर दूसरी बार लोहा का खोज हुआ तो दूसरी बार का जो शहर है इसको लौह युगीन नगर कहा जाता है। तो दूसरा नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? लौह युगीन नगर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम सबसे पहले कौन से राजा ने किया था? जल्दी से बताइए। फूट डालो राज करो की नीति है ना, अंग्रेज क्या करता था, यहाँ पर हिंदू मुसलमान को लड़ाता था और जीत जाता था। तो फूट डालो राज करो की नीति सबसे पहले कौन लाया था, कौन शुरू किया था? अजात शत्रु। यही अजात शत्रु है जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति से एक जगह को जीत लिया। कौन सा जगह? उसका नाम था वज्जी। और यही अजात शत्रु है जिन्होंने दो हथियार का इस्तेमाल किया था, एक रथ मूसल और एक महाशिला कंटक। और यही अजातशत्रु है जो कि मगध साम्राज्य का दूसरा राजा है। यही अजातशत्रु है जिसके समय पे पहला बौद्ध संगीत ही हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो अभिलेख है वो है प्यारे बच्चों, अच्छा सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख कौन सा? तो भारत का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख का नाम है वोक्जा गोई का अभिलेख। तो 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर आया था? राजदूत मतलब राजा का खबर, जैसे अभी हम लोग फोन लगाते हैं किसी को ना, तो पहले तो फोन नहीं था, तो एक राजा का खबर जो दूसरे राजा तक पहुंचाता था उसी को राजदूत कहते हैं। तो ये जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ये कौन से राजा के मतलब सोचिए कि कौन सा राजा का खबर लेकर के भारत आया था? तो ये सेल्यूकस, राजा का नाम था सेल्यूकस जो कि यूनान का था। तो यूनान का जो राजा था सेल्यूकस, उसी का खबर लेकर के मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक, तो मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी सेल्यूकस। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो कि यूनान का रहने वाला था और यूनान का राजा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कलिंग युद्ध का वर्णन, अब हम लोग अभी बोले कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध जो है ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो ये जो कलिंग युद्ध है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिला? 13वां शिलालेख से। 13वां। अशोक का अभिलेख 3 प्रकार का है, एक शिलालेख, एक स्तंभलेख, एक गुहालेख। अगर पूछा जाएगा शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। स्तंभलेख की संख्या कितनी है? 7। शिलालेख मतलब जो दीवारों पर लिखा जाता था, स्तंभलेख मतलब जो खंबा पर लिखा जाता था, गुहालेख मतलब जो गुफाओं के अंदर, घर के अंदर, मंदिर के अंदर लिखा जाता था। तो शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभलेख की संख्या 7 है और गुहालेख की संख्या 3 है। क्वेश्चन पूछा कि कलिंग युद्ध के बारे में कहां से पता चला? शिलालेख से। कौन सा शिलालेख? टोटल 14 था, कौन सा शिलालेख से पता चला? 13वां शिलालेख से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 13वां शिलालेख से जानकारी मिला था कि कलिंग का युद्ध हुआ था इसके बारे में। ठीक है, अगला, चीनी यात्री फाहयान, हमने क्या बताया कि फाहयान और वेनसोंग ये दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो फाहयान किस शासक के काल में आया था? विक्रमादित्य के शासनकाल में। वही विक्रमादित्य जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फाहयान यानी वेनसोंग आया था। कब आया था प्यारे बच्चों? 5वीं सदी में। ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक, और बाकी एक वेनसोंग था। अच्छा, या फाहयान पूछा ना, फाहयान जो है ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब आया था? 5वीं सदी में। और वहीं पे जो वेनसोंग है ये प्यारे बच्चों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में सती चलिए, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा अभिलेख है जहां पर सती प्रथा के बारे में पता चलता है? तो उस अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए कौन सा अभिलेख है जहां से सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिली, यानी पहले के जमाने में पति के मरने के बाद पत्नी को भी मार दिया जाता था, इसी को सती प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी एरन अभिलेख से मिला था। 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो प्यारे बच्चों उसका नाम है अशोक। ये जो अशोक शासक है इसी को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत, इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से है, और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों आपका गुप्त वंश से है। तो पूछा गया है कि जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया था? 319 में। 319 में वो राजा बना था चंद्रगुप्त प्रथम, और उसी समय इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है वो प्यारे बच्चों अशोक ने ही किया था। अशोक ने ही सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी शुरुआत किसने किया था? उसका नाम है कुमारगुप्त, है ना। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत किया था। जब यहाँ पर गुप्त वंश था ना, आपको पता ना, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो जब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य था ना, उस समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त में भारत बहुत तरक्की में था। तो कुमारगुप्त जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? बताइए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल? तो याद रखिएगा गुप्त काल। यानी जब यहाँ पर गुप्त राजा था उस समय भारत बहुत ज्यादा तरक्की में था, इसलिए भारत का उस समय स्वर्ण काल कहलाता है। गोल्डन युग, गोल्डन सोना का काल, स्वर्ण काल कहलाता है गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, समझ गए क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त में भारत बहुत तरक्की में था, सबसे ज्यादा तरक्की उसी समय किया था जब यहाँ पर गुप्त वंश का राजा था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो बताइए कौन सा यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ाई किया था? तो उसका नाम है वेनसोंग, है ना। ये जो वेनसोंग है प्यारे बच्चों, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा गुप्त शासक है? वो है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, और यही जो है इसी को जो है सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक का अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है कि उत्तर में और पश्चिम में जो भी अशोक का अभिलेख मिला है वहां पर कौन सा लिपि का इस्तेमाल किया गया? खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम। अब बताइए तो पश्चिम तरफ क्या है? भारत का पश्चिम तरफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में जो भी हम लोगों को अभिलेख मिला है अशोक का, वहां पर खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल है। तो बताइए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में जो भी अशोक का अभिलेख मिला है वो सभी खरोष्टी लिपि में लिखा है। भारत में जो भी अभिलेख मिला है, भारत में, इंडिया में, तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि है। और अफगानिस्तान में जो भी अभिलेख मिला है अफगानिस्तान में, तो वहां पर जो है अरामाइक लिपि है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया, सीरिया में भी फैला, श्रीलंका में भी फैला, जापान में भी फैला, लेकिन ब्रिटेन में जो है ये बौद्ध धर्म नहीं फैल पाया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो आपको पता है, जब यहाँ पर जीवक कौन है पता है? कहा जाता है कि जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार जिन्होंने मगध की शुरुआत किया था। याद रखिए दोनों अलग अलग है, बहुत सारे लोग सोचता है कि सेम है। एक होता है बिंबिसार, ये चैप्टर जो पूरा पढ़ेगा उसको और अच्छे से समझ में आएगा ना। एक होता है बिंबिसार, एक होता है बिंदुसार। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े तो क्या सर्च करिएगा? राजा किसानो नगर बाय तनु क्लासेस या हिस्ट्री चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस, देख लीजिएगा, 5 क्लास में खत्म किए हैं। ये जो बिंबिसार है ये आपका हर्यक वंश से था, हर्यक। और ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार ये आपका मौर्य वंश से था, मौर्य। और बिंदुसार जो है मौर्य वंश का दूसरा राजा था, और जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का पहला राजा था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जीवक के बारे में। तो जीवक ये बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 500 शादी किया था। कितना? 500, जी हाँ। और जीवक जो ना, जीवक ये भी बिंबिसार का एक बेटा ही है कहा जाता है। और जीवक क्या था पता है? ये जीवक जो है ये भी तक्षशिला में ही पढ़ाई किया था, तक्षशिला में। और ये इनको वैद्य का ज्ञान था, वैद्य मतलब वही डॉक्टरी का पढ़ाई ये जानते थे। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए जीवक पढ़ाई कहाँ पर करता था? तक्षशिला में, लेकिन रहता कहाँ पर था? राजगृह में।
पढ़ाई तक्षशिला में करता था पाकिस्तान में, लेकिन रहता था राजगृह में, यानी बिहार में कह दीजिए, जिसको राजगृह को ही अभी राजगीर कहते हैं। राजगृह मतलब राजाओं का घर। अगला क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में था? नवरत्न तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न होता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ये जो अंगराज है यह आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो याद रखिएगा भागलपुर। ये जो अंगराज है ये भागलपुर में अवस्थित था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हम सब जानते हैं ये प्यारे बच्चों, जो बिंबिसार है ये आपका किस वंश से था? तो बिंबिसार आपका हर्यक वंश से था। बिंबिसार किस वंश से था? हर्यक वंश से। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की शुरुआत किया, मगध साम्राज्य की शुरुआत किया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का जो संबंध है ये वृद्धरथ वंश से था। 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो तक्षशिला है ये गंधार राज्य की राजधानी है। तो तक्षशिला गंधार राज्य में था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 54 का जो भी बच्चा सी लगा रहे हैं एकदम उसका सही जवाब है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यह पाकिस्तान में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो आपको पता है अशोक ने कौन सा युद्ध जीता था? कलिंग का युद्ध। अशोक ने कौन सा युद्ध जीता था? कलिंग का युद्ध। यही कलिंग का युद्ध को ही धर्म विजय कहा जाता है। धर्म विजय। तो कलिंग का युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख में जानकारी मिला है? 13वां शिलालेख में। तो कलिंग का युद्ध को ही धर्म विजय कहते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक ने इस युद्ध को जीता था, इसलिए इसको धर्म विजय कहते हैं। तो धर्म विजय का जो उल्लेख है ये 13वां शिलालेख में, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक? तो मौर्य साम्राज्य का पहला है मौर्य साम्राज्य का पहला शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा का नाम है बिंदुसार। तीसरा का नाम है अशोक। और सबसे लास्ट का नाम है वृद्धरथ। तो पूछा गया मौर्य वंश का तीसरा शासक का नाम क्या था? आप क्या कहोगे? अशोक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? ये जो समुद्रगुप्त है ये भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आपको याद रखना है ये जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश, एक था गुप्त एक था मौर्य। तो मौर्य वंश की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश की शुरुआत किसने किया था प्यारे बच्चों? तो उसका नाम था श्रीगुप्त। उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की शुरुआत किया था, हम सब जानते हैं। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक बना उसका नाम क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच। घटोत्कच के बाद जो राजा बना था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो राजा बना था उसका नाम है समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा गुप्त वंश का चौथा राजा समुद्रगुप्त था। और अशोक जो है ये मौर्य वंश का तीसरा था। और समुद्रगुप्त जो है ये चौथा राजा था। और इसी को नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए। एतबार बरता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं। चलो देखो, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद का पहले नाम, अभी इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया? प्रयाग। और इलाहाबाद का पहले नाम प्रयाग ही था ना। तो इलाहाबाद की जगह लिख दो प्रयाग और आगे लिख दो प्रशस्ति। तो क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है। आपको कह देगा इलाहाबाद प्रशस्ति का नाम लिखिए, या आपको कह देगा प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो वही इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहते हैं, याद है ना। तो इलाहाबाद प्रशस्ति या कह दीजिए प्रयाग प्रशस्ति, इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। और प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? तो वही समुद्रगुप्त के बारे में। तो हम लोग जो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं इसकी जानकारी इसी इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था से अध्ययन किया था? तो जो चाणक्य है जिनको कौटिल्य कहते हैं, इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। तक्षशिला। तो 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रास तरंगनी के लेखक कौन है? तो हमने कहा था ये जो रास तरंगनी है इसके लेखक का नाम है कलहन। तो कलहन के द्वारा रास तरंगनी लिखा गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौटिल्य ने कौन सा किताब लिखा? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखिएगा, कौटिल्य ने कौन सा किताब लिखा? अर्थशास्त्र। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब जल्दी से बताइए पाणिनि ने कौन सा किताब लिखा? पाणिनि। तो पाणिनि ने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम है अष्टाध्यायी। याद रखिएगा अष्टाध्यायी। इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, और पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और कलहन ने लिखा रास तरंगनी। अब बताइए विशाखा दत्त ने कौन सा किताब लिखा? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। भाई साहब यहां से क्वेश्चन आता ही है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और रास तरंगनी के लेखक कलहन।
तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि हम लोगों का एक और चैनल है तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस, है ना, तो जहाँ पर हिंदी इंग्लिश की पूरी तैयारी होती है। तो आप सभी लोग तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई होती है और वहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया। 1 लाख आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हुआ है, तो आप लोगों को थैंक यू कहना था और आप सबको बताना था, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वाला चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। इसी वजह से हम लोग एक स्पेशल ऑफर दिए हैं सफलता बैच 2027 में। तो अगर आप सफलता बैच के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सफलता बैच में आर्ट्स का सारे सब्जेक्ट का पूरा तैयारी होता है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और इस बार पूरे राज्य में दूसरा रैंक और पूरे राज्य में तीसरा रैंक अपने ही यहाँ से आया है। तो आप भी अगर चाहते हैं इसी तरह का रिजल्ट लाना, आप भी बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सफलता बैच 2027 से ज़रूर जुड़िए। सफलता बैच में अभी आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ इसीलिए। तो आप सभी लोगों को जो कोर्स इतना फीस था मात्र इतना में आपको मिल जाएगा। आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे सफलता बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर पे आप तनु क्लासेस नाम से सेव कर लीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए। और कोई भी दिक्कत हो जुड़ने में, दूसरे से पेमेंट करवाना है, तो आप ये दोनों नंबर को कॉल करके पूछ लीजिएगा। आर्ट्स का नंबर 1 बैच है, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और अगली बार आपका भी फोटो हम इसी तरह से दिखाएंगे। इस तरह से आपको मेहनत करना है। ठीक है, बाकी ये ऑफर बहुत कम दिनों के लिए है, तो अपना जल्दी एडमिशन ले लेना सफलता बैच में। चलो, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो एक है गुप्त संवत। अगर हम कहेंगे ये जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 ईस्वी में। अच्छा, ये शक संवत की शुरुआत कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो शक संवत की शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में। पता 78 में क्या हुआ था, आप सबको पता है? 78 में कनिष्क राजा बना था, कनिष्क। तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ, यानी कनिष्क राजा कब बना, 78 ईस्वी में। और 78 से लेकर के 101 तक कनिष्क का शासन चला था। कनिष्क जो कि कुषाण वंश से था और इसी के समय पे चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति। तो चौथा बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ, कनिष्क के समय पे। ठीक है, और कनिष्क ने कनिष्कपुर नाम से एक नगर बनाया था, कनिष्कपुर नाम से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर में कनिष्कपुर नाम से एक नगर बनाया किसने, कनिष्क ने। कनिष्क ही पहला ऐसा शासक था जिन्होंने चीन पर हमला किया था, चीन। कनिष्क क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई करता था, तो कनिष्क के जो सेनापति थे ना, बहुत गुस्सा गया इनसे, तो उन्होंने कनिष्क को ही मार दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुआ था और गुप्त संवत की शुरुआत 319 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु, तो दुनिया में सबसे पहले कौन सा धातु पाया गया, वो है तांबा। 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी लिपि कौन सी थी, तो भारत में सबसे पुरानी लिपि प्यारे बच्चों ब्राह्मी कहा जाता है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं और इसके लेखक हरिसेन है। अगला क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई, तो अपना खुद का पैसा से कौन ऐसा शासक है जिन्होंने सुदर्शन झील को ठीक करवाया था, यानी मरम्मत करवाया था, तो उसका नाम है रुद्रदामन। सुदर्शन झील किसने बनाया, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सुदर्शन झील का मरम्मत ठीक किसने किया, उसको रुद्रदामन ने सबसे पहले किया था, बाद में स्कंदगुप्त ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है ना। वाल्मीकि किसके लेखक है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, रामायण। अगर आपसे सॉरी, हाँ रामायण सही तो है। रामायण के लेखक कौन है अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो रामायण के लेखक वाल्मीकि है। वेदव्यास किसके लेखक है, तो महाभारत के लेखक वेदव्यास है, महाभारत के लेखक वेदव्यास है। मेघास्तनिज के लेखक कौन है, मेघास्तनिज किसके लेखक है, इंडिका। ठीक, तो रामायण के लेखक वाल्मीकि, महाभारत के लेखक वेदव्यास, इंडिका के लेखक मेघास्तनिज और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। ये लेखक वाला क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, एक नहीं 2-3 आ जाता है। अगला देखो, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, 261 ईसा पूर्व में, इसमें जीत अशोक की हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बताइए। मुद्रा राक्षस अभी हमने बताया था कि विशाखा दत्त, तो ये जो मुद्रा राक्षस है इसको किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। कौटिल्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और मेघास्तनिज ने इंडिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, टोटल 4 वेद है। सबसे पुराने वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। सबसे पुराने वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। और बाकी वेद का नाम क्या है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। टोटल 4 वेद है।
कनिष्क का राजरोहन, तो कनिष्क जो राजा बना था 78 ईस्वी में, 101 तक उनका शासन चला, चौथा बौसंगी थी इसी के शासन काल में हुआ था। मालविकाग्नि मित्र, या तो मालविकाग्नि मित्र कह देगा या कह देगा अभिज्ञान शकुंतलम। इन दोनों किताब के लेखक कौन है? कालिदास। इन दोनों किताब के लेखक कौन है? कालिदास। जल्दी से बताइए, कलहन किसके लेखक है? कलहन। पतंजलि किसके लेखक है? विशाखादत्त किसके लेखक है? जल्दी जल्दी बताइए। कालिदास किसके लेखक है? मालविकाग्नि मित्र, ये आपको याद हो गया। अब आगे बताइए, कलहन किसके लेखक है? रास तरंगनी। बिल्कुल याद रखिएगा, कलहन जो है ये रास तरंगनी के लेखक है, रास तरंगनी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रास तरंगनी के लेखक कौन है? कलहन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखादत्त। और महाभाष्य, क्या नाम है? महाभाष्य। बिल्कुल याद हो गया आप लोगों को, क्या? बहुत अच्छा। तो महाभाष्य के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? महाभाष्य के लेखक है महाभाष्य, इसके लेखक है पतंजलि। तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक, कलहन रास तरंगनी के लेखक, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के लेखक। बाकी मालविकाग्नि मित्र के लेखक का नाम कालिदास है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास, अभी हमने बताया। ठीक है, अभी हमने बताया, बिल्कुल बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जिसमें हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये भी आपका ब्राह्मी भाषा में है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो ये जो धम्म महामात्र है इसको अशोक ने बनाया था, है ना। धम्म महामात्र एक प्रकार का वो होता है, क्या बोलते हैं, अधिकारी का नाम है। एक अधिकारी होता है जो कि धम्म का प्रचार करता था। धम्म की शुरुआत अशोक ने किया, धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। धम्म क्या था? एक प्रकार का धर्म था, इसी को फैलाने के लिए अशोक ने कुछ अधिकारी बनाया, उसी अधिकारी का नाम है धम्म महामात्र। उसी अधिकारी का नाम क्या है? धम्म मात्र, धम्म महामात्र। इसकी शुरुआत अशोक ने किया था। जीवक वैद किस वंश के काल में था? ये जो जीवक वैद है ये हर्यक वंश के काल में था, है ना। हर्यक वंश की शुरुआत किसने किया? बिंबिसार ने, और बिंबिसार का बेटा था जीवक। तो जीवक किसके काल में होगा? हर्यक वंश के काल में होगा। ठीक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो जीवक है ये बिंबिसार का भी इलाज किया था और गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था। तो जीवक हर्यक वंश के काल में था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? यानी ये जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने कौन सा किताब लिखा है? कादंबरी। तो बताइए, तो कादंबरी में हम लोग कौन से शासक के बारे में पढ़ते हैं? हर्षवर्धन। जी हाँ, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपनी बेटी का शादी, सेल्यूकस की बेटी का नाम था हेलना। तो सेल्यूकस जो कि यूनान का राजा था, उन्होंने अपना बेटी का शादी किससे करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर, कितना क्वेश्चन है? 104 क्वेश्चन है बाबू। चलिए एक गाना सुनाते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो। एक आप लोग को गाना सुनाते हैं, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो, है ना। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार तो है एक रोग, बुरा इस रोग से डर। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार तो है एक रोग, बुरा इस रोग से डर। दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इश्क का दूसरा नाम तो यार जुदाई है। हो गया। चलिए एतबार बरता है और भी मोहब्बत का। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन का एक और नाम है उदयभद्र। अच्छा, ये जो पाटलिपुत्र नगर बनाया था 3 नदी के मिलने पर, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी यानी गंडक नदी, इन तीनों नदी, ये तीनों नदी जहां मिलती है वहीं पे पाटलिपुत्र नगर बनाया उदयभद्र ने। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? बताइए किसका अभिलेख है जहां से भूमिदान के बारे में जानकारी मिलता है? प्रभावती गुप्त। और ये प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त। इसी के अभिलेख से भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी प्रभावती गुप्त से ही पता चलता है कि हाँ भूमिदान होता था। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय के प्रमाण कौन सा है? यानी भूमि अनुदान होता था या नहीं, भूमि अनुदान होता था या नहीं, इसके बारे में सबसे पहले कौन सा अभिलेख प्रमाण है? कौन सा, किसका अभिलेख मिला है? तो है सातवाहन काल, है ना। सातवाहन वंश के जो राजा है उन्होंने कुछ अभिलेख लिखा है। उन अभिलेखों से सबसे पहले जानकारी मिलती है कि हाँ भूमिदान होता था। तो भूमिदान से संबंधित पहला जो अभिलेखीय प्रमाण है वो किसका है? सातवाहन काल का है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। पतंजलि, है ना, पतंजलि के महाभाष्य। तो बताइए पतंजलि कौन सी किताब को लिखा है? महाभाष्य को। तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की,
गुप्त काल की या कुषाण काल की, बताइए। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि ने जो किताब लिखा महाभाष्य, उससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। एलोरा के कैलाश मंदिर में किस राजवंश ने, एलोरा के कैलाश मंदिर यानी एलोरा में एक मंदिर है कैलाश मंदिर, इसकी शुरुआत किस राजा ने करवाया? तो उसका नाम है राष्ट्रकूट। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कौन से राजा शुरू किया था? राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है, गणसंघ, है ना, वज्जी। और वज्जी को कौन जीता था? अजातशत्रु। अरे सॉरी फॉर दैट, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? गणतंत्र। हाँ सही है, सही। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? गणतंत्र। यानी ये जो वज्जी था ना, वज्जी, यहाँ पर जो शासन चलता था गणतंत्र शासन चलता था, राजतंत्र नहीं, गणतंत्र। लेकिन वज्जी को कौन जीता था? याद रखिएगा, अजातशत्रु। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, बी लगा देना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जो बी लगा रहे एकदम सही है। जनपद शब्द का मतलब क्या होता है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं या जहां लोग मवेशी रखते हैं, तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, तो ये जो पंच चिन्ह वाला सिक्का है ये किसका बना होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, चांदी का भी और तांबे का भी। तो ये जो पंच चिन्ह वाला सिक्का है ये तांबा और चांदी दोनों का बना होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है प्यारे बच्चों मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? जल्दी से बोलो। दोनों के होते हैं। ऐसे अगर मुख्य रूप से बात करोगे तो चांदी का होता है, लेकिन तांबे का भी कुछ कुछ बनाया जाता है। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, मुख्य रूप से तो चांदी का होता है, लेकिन तांबे का भी बनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी एकदम सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी है प्यारे बच्चों उसको कहा जाता था राजुक। कहीं पे दंडपाल भी बताए हैं, लेकिन राइट आंसर आप लोग राजुक लगा देना। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की? अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सब आपके बुक में है। चलिए, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? वीडियो को लास्ट तक देखना, और मात्र 14 क्वेश्चन है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो इंद्रप्रस्थ है ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे था प्यारे बच्चों? तो एक महाजनपद था कौशल महाजनपद, ये किस नदी के किनारे था? तो ये आपका सरयू नदी के किनारे था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किसकी किताब है? बौद्ध धर्म की। और भगवती सूत्र किनकी किताब है? जैन धर्म की। ये दोनों किताब से हम लोगों को जानकारी मिलता है 16 महाजनपद का, दोनों किताब से, ठीक है। तो किस ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से भी, भगवती सूत्र से भी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय किनकी किताब है? तो आप कहोगे बौद्ध धर्म की। और भगवती सूत्र किनकी किताब है? जैन धर्म की। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल में सबसे फेमस यूनानी यात्री कौन आए थे? तो उसका नाम है मेगास्थनीज, जो कि यूनान का राजदूत था, यूनान का रहने वाला था, और यही आया था मौर्य काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी, और उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन, जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? याद रखिएगा, ये जो रुद्रदामन है ये शक राजा था, रुद्रदामन शक राजा था, और इन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। तो कब करवाया था? 2री शताब्दी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 96 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहां मिलता है? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है, अब 2025 वाला सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बताइए, 5वीं सदी का जो हम लोगों को एक अभिलेख मिला है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जिसमें किसके बारे में जानकारी है? रेशम के बुनकर के बारे में जानकारी भी दिया गया है ना। तो ये जो मंदसौर अभिलेख है ये कहाँ मिला था? तो ये मंदसौर अभिलेख प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश में मिला था। तो 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। ये जो मंदसौर अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में मिला था, और मंदसौर अभिलेख में क्या जानकारी मिला है? 5वीं सदी का रेशम के बुनकरों के बारे में। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की? तो वही समुद्रगुप्त। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की। 2025 में ये क्वेश्चन आया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, बताइए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये किस राजवंश से संबंध है? सातवाहन। और ये हम आपको पढ़ाए हैं। क्वेश्चन देखो कहां से पूछा गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनका संबंध सातवाहन वंश से था। अगला क्वेश्चन, तमिल संगम साहित्य में वेल्लालार किसे कहा जाता है? तमिल संगम साहित्य में वेल्लालार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बड़े जमींदार लगा देना। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैनी, ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है कि ये जो उज्जैनी है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती।
तो जितना भी महाजनपद है उसका राजधानी भी आप पढ़ लेना, ठीक है। हम आपको पीडीएफ दे देंगे। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो जो कुषाण शासक है वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। देवपुत्र यानी अपने आप को देवी देवताओं का बेटा कहता था। तो कुषाण वंश के जो भी राजा है, जैसे कनिष्क भी कुषाण वंश से है, तो ये सभी राजा अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों की किताबों में महाजनपदों की संख्या 16 है। धम्म महामात्र का क्या कार्य था? तो धम्म का प्रचार करना, है ना। अशोक ने जो धम्म की शुरुआत किया था, इसी का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र की शुरुआत हुआ था। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, प्यारे बच्चों, ये इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ लेने के लिए तनु क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या वीडियो के नीचे आपको कमेंट मिलेगा, वहां से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी सब कुछ अच्छे से भर करके, जैसे ही सब कुछ भर दोगे तो आपका तनु क्लासेस ऐप खुल जाएगा, ठीक। अगर नहीं हो रहा है तो आप हम लोग को कॉल करना, वो आपका हेल्प कर देगा। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में, वहां से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा तनु क्लासेस ऐप का, वहां से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर मांगेगा, डाल दीजिएगा, ओटीपी आएगा, फिर नाम पूछेगा, नाम वाम ईमेल आईडी सब भर दीजिएगा, फिर आपको तनु क्लासेस ऐप ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पर फ्री नोट्स है, इसमें क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा ऐसे घसकाइएगा, ऊपर में हिस्ट्री लिखा आएगा, हिस्ट्री, हिंदी, ये सारा फ्री में पीडीएफ दिए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं ना। यहीं पे आपको मिलेगा हिस्ट्री चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह से लिखा रहेगा, हिस्ट्री वीवीआई क्वेश्चन जैसे लिखा है ना, तो उसी तरह लिखा रहेगा हिस्ट्री चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव। आप देख लेना, नीचे ऊपर करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और उसी पीडीएफ को आप ऐसे क्लिक करोगे वो पीडीएफ आपको दिखेगा। सब लोग उस पीडीएफ को पढ़ लेना, तभी आपका हिम्मत बढ़ेगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप छोड़ दिए तो फिर आप बहुत पछताओगे। तो सब लोग तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो भी जाना तनु क्लासेस ऐप में, और ये फ्री नोट्स में जाकर के वो पीडीएफ को पढ़ लेना। वहां पर और भी हम क्वेश्चन दिए हैं, इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर का सवाल आता है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सारा अगर पढ़ लोगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा आपसे बन जाएगा। तो आपका ये फ्री नोट्स में जाकर के देख लेना। बाकी अगर आप हम लोगों से तैयारी करना चाहते हैं तो ये सफलता बैच है, जहाँ पर ये सारे टीचर आपके पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है जो सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है। अगर आप और भी बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, अपना नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, तो वहीं से आप सफलता बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत आता है तो ये 2 नंबर है, 6201417762 8796910275, ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर पे तनु क्लासेस नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत हो पीडीएफ लेने में या क्लास लेने में। सफलता बैच में भी ऑफर चल रहा है, आपको हम बता दिए, कुछ दिन के लिए ऑफर है। क्यों? क्योंकि तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा था, इसी वजह से ये ऑफर आपको मिला है। सिर्फ 1500 में सफलता बैच मिल रहा है, फिर ये फीस आपका बढ़ जाएगा जल्दी ही, तो आप जरूर बैच ले लीजिएगा जो नहीं लिए, है ना। बाकी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ा दिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस, वहाँ से पढ़ लेना। अब इसके बाद इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हम लोग करवाएंगे, सारा क्वेश्चन को आप करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।